हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में चैप्टर 4 शुरू करेंगे। उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो जैसा कि आप लोग ये नेम से देख रहे होगे, सारे वर्ड्स बहुत ही आसान आसान है। पहले हम नेम्स शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का सारा वर्ड का इस चैप्टर के नाम के सारे वर्ड्स इजी एक्सेप्ट वन वर्ड के, जो है ग्लोबलाइजेशन। आपको इसका मतलब, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि आपको इसका मतलब ना पता हो। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करना, ट्रेडिंग एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल मतलब वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी कंट्रीज है उन सब में ट्रेड करना। ठीक है, मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, बाकी आप ये जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे आपको इस वर्ड का मीनिंग क्लियर होता जाएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली टॉपिक है आपके बुक से, मैंने ये एनसीईआरटी बुक में प्रेफर करती हूँ, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी आप लोग को, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ये सब कुछ जो भी नोट्स वगैरह या जो भी मैं बता रही हूँ, मेनली एनसीईआरटी बुक से है, क्योंकि एनसीईआरटी 10th में एनसीईआरटी मस्ट होता है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना एसएसटी में, काफी होगा, उत्तर से आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलो, तो पहला टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। पहला टॉपिक है मैं यहाँ लिखी हुई हूँ, मैं ये पढ़ती हूँ फिर आप लोग को बताऊंगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, आप चाहो तो ये नोट्स लिख भी सकते हो। Trade was the main channel connecting distant countries. This was before large companies called multinational corporation. देखो, ट्रेड क्या है? हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्ट करने का सबसे बेटर चैनल है ट्रेड। अगर एक कंट्री, जैसे कि मान लो कोई भी एक कंपनी है, मान लो यूएसए की कोई कंपनी, अगर वो आके इंडिया में काम कर, मतलब इंडिया में अपना ब्रांच स्टैब्लिश कर रखी है, तो एक बहुत इजी वे है कनेक्ट करने का यूएसए को इंडिया से। तो कहने का मतलब है ट्रेड एक मेन चैनल है अलग अलग कंट्रीज को, दूर दूर की कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करके रखने का। और ये कंट्रीज कुछ कंपनीज के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ट्रेडिंग किसके थ्रू होगी? कंपनीज के थ्रू। तो जो कंपनीज के थ्रू कनेक्टिंग होती हैं अलग अलग कंट्रीज में, जो कंपनीज ट्रेड करती है, उन कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इन्हें एमएनसीज कहते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनीज जो अलग अलग दूर दूर की कंट्रीज में ट्रेड करती हैं, उन्हें हम एमएनसीज या मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। तो चलो एमएनसीज के बारे में कुछ हम देख लेते हैं। ऐसी कंट्रीज जो प्रोडक्शन एक से ज्यादा नेशन में करें, वो एमएनसीज की कैटेगरी में आएंगी, मतलब उन्हें एमएनसीज कहेंगे। एमएनसीज अपनी ऑफिसेज या फैक्ट्रीज को उन एरियाज में मतलब स्टैब्लिश करती है जहाँ पे ये एमएनसी नहीं, इवन हर कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री ऐसा ही करती है, जहाँ पे उन्हें चीप लेबर मिल जाए, जो भी अदर रिसोर्सेज चाहिए वो चीपली मिल जाए और इजीली अवेलेबल हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो। कैसे होगा? जब हर चीज चीपली और इजीली अवेलेबल होगा। और एमएनसी जिसकी वजह से, क्योंकि सब कुछ अगर चीपली मिल जाएगा, बहुत सस्ते में मिल जाएगा, तो अगर हम उसे बेचेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सेम, तो इसलिए एमएनसी उसी जगह प्रेफर करती हैं जहाँ पे हर चीज़ चीपली और इजीली अवेलेबल हो। तो MNCs are not only selling its finished product globally, but more important, the goods and services are produced globally. As a result, the production is organized in increasing complex way. आपकी बुक में एक ग्रीन से बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, वो अगर आप पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि एक कंट्री में प्रोडक्शन होता है, नहीं, एक कंट्री में आइडिया आता है कि प्रोडक्शन होगा, फिर वो आइडिया, उस आइडिया के अकॉर्डिंग वो लोग देखते हैं कि कहाँ पे हमें चीप लेबर और हर चीज चीप चीप मिल जाएगा और इजीली मिल जाएगा, तो दूसरी कंट्री में जाके वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, फिर तीसरी कंट्री में जाके वो लोग जहाँ मार्केट अच्छा है वहां पे सेल करते हैं, और चौथी कंपनी कस्टमर केयर यूनिट को चौथी, हाँ, जो चौथी कंपनी, कंपनी नहीं एक्चुअली कंट्री में वो लोग जाके जो भी अपना कस्टमर केयर का सेंटर है वहां पे रखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एमएनसीज जो हैं वो केवल प्रोडक्ट को ग्लोबली बेचने के लिए, ग्लोबली सेल करने के लिए नहीं रखती हैं। उनका मेन एम ये भी होता है कि प्रोडक्ट जो है या गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो ग्लोबली प्रोड्यूस हों, मतलब कि हर कंट्री में प्रोड्यूस हो। जरूरी नहीं कि एक ही कंट्री में प्रोड्यूस हो और कहीं और ले जाके और पूरी दुनिया में बेचे, जहां उन्हें जो चीज इजीली मिल जाए। तो इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, ये भी उनके लिए जरूरी है।
ठीक है, जिसकी वजह से जो भी उनका प्रोडक्शन है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा और कम कॉस्ट में हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इंटरनेट लिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। In general, MNCs set up production where it is close to market, where there is skilled and unskilled levels are available, and at low cost, where the availability of other factors of production is assured. MNCs might look for the government policies and other. जो मैंने अभी बताया कि MNCs जनरली कहाँ सेटअप होती हैं, जहाँ पे उन्हें चीप लेबर मिल जाए, स्किल्ड और अनस्किल्ड, मतलब कि पढ़े मतलब हाँ, स्किल्ड और अनस्किल्ड का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अब इतने तो बेवकूफ़ हो नहीं, कम कॉस्ट पे मिल जाए और जो भी प्रोडक्शन के अदर फैक्टर्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो कम कॉस्ट पे। और एमएनसीज एक और बात को ध्यान देती हैं, ये लाइन आप यहाँ पे लिखना, एमएनसीज माइट लुक फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। वो गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी ध्यान देती हैं, जैसे वो मान लो किसी और कंपनी में किसी और कंट्री में, मान लो किसी और कंट्री में जाती हैं तो वहाँ की ट्रेड पॉलिसीज कैसी हैं, क्या गवर्नमेंट उनके साथ कोऑपरेट कर रही है, जैसे अब आएगी तो टैक्स वगैरह देना पड़ेगा कंपनी को, तो टैक्स उनके लिए सही है या नहीं। आगे हम लोग इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे ट्रेड लिबरलाइजेशन, तो उसमें आपको ये लाइन ये सेंटेंस आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एमएनसी देखती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है और तभी वो वहाँ पे अपनी कंपनी सेटअप करती है, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट, द मनी दैट इज स्पेंड बाय द, हाँ ये एक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हम एसेट्स पे जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीन्स और अदर इक्विपमेंट पे जो हम अपनी मतलब कि कंपनी को सेटअप करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है उसमें जो हम पैसे खर्च करते हैं, डेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर वो इन्वेस्टमेंट एमएनसीज के द्वारा मेडअप की गई है तो उन्हें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ओके, अब एमएनसीज जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज में जा करके कैसे प्रोडक्शन अपना सेटअप करती हैं, कैसे वहाँ, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कोई और कंपनी आती है आपकी कंट्री में तो आसानी से यहाँ सेटअप कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे लोकल कंपनीज भी तो होंगी, जैसे यहाँ की भी तो कुछ कंपनीज होंगी जो यहाँ पे बहुत फेमस होंगी, तो एमएनसीज के लिए ये एक मतलब कॉम्पिटिटर हो सकती हैं वो लोग। तो एमएनसीज के कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू वो क्या करती है, यहाँ के मार्केट पे कंट्रोल करती है। पहला तो है कि जो लोकल कंपनीज है उसको खरीद लेगी, क्योंकि ये जो एमएनसीज होती है ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल्स होते हैं, तो ये या तो बहुत ज़्यादा पैसा है तो चाहेंगी तो खरीद सकती हैं प्रोडक्शन कंपनी को और अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड कर सकती हैं। सेकंड है कि एमएनसीज क्या करती हैं, वो डेवलप कंट्रीज में जाती हैं, वहाँ के जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको क्या करती हैं, उनको बोलती हैं कि आप प्रोडक्शन करिए और उन प्रोडक्शन को वो अपने प्रोडक्ट के तौर पे मतलब अपने ब्रांड का नाम लगा के, आप देखते होगे ना, जैसे अच्छा मैं एग्जांपल नहीं दूंगी, चलो हटाओ। तो जैसे एमएनसीज क्या, तो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर को बोलती हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट बनाओ, और जब वो प्रोडक्ट बना लेते हैं तो अपने ब्रांड का नाम लगाकर, और मतलब होता है ना मेड बाई कोई भी एक फेमस कंपनी ले लो, मान लो कौन सी कंपनी, एलन सोली, तो मान लो एलन सोली का अपना ब्रांड का वो लगा दिया, स्टैंप लगा दिया और बेच देगा। क्यों? क्योंकि एमएनसीज का नाम बहुत फेमस है, एलन सोली का अगर टैग लग गया तो इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, जो कस्टमर्स होते हैं वो आंख बंद करके खरीद लेते हैं और उनको प्रॉफिट हो जाता है। वो कम कॉस्ट पे स्मॉल प्रोड्यूसर से लेती हैं, लेकिन जब वो उन्हें सेल करती हैं तो क्योंकि वो अपने ब्रांड का नाम लगा देती हैं तो वो हायर कॉस्ट पे सेल होते हैं और उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ओके, थर्ड है वो पार्टनरशिप स्टैब्लिश कर लेती हैं लोकल कंपनीज के साथ। देखो क्या होता है, मान लो कोई यहाँ पे फेमस कंपनी है, कोई बाहर से एमएनसी आई, मान लो कोई कार की कंपनी आई, वो यहाँ आई, जैसे मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल है, सुजुकी, तो सुजुकी शायद बाहर की कंपनी है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। मान लो कोई एक कंपनी है जो बाहर से आई, वो यहाँ पे जो फेमस कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप कर ली और फिर उसके साथ अपना प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको भी फायदा हो रहा है एमएनसी को भी, और जो यहाँ का लोकल कंपनी था उसको भी फायदा हो रहा है। लेकिन और हो सकता है बाद में वो अपने पार्टनरशिप को तोड़ ले और कहे कि नहीं अब मैं अकेले अकेले करूँगा, ऐसा भी हो सकता है, या चाहे तो कंटिन्यू करे,
कहने का मतलब है कि 3 तरीका, पहला तो खरीद लेगी, दूसरा छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स से करेगी, मतलब बनवाएगी सामान और अपना टैग लगा के बेचेगी, थर्ड वो पार्टनरशिप स्टैब्लिश कर लेगी लोकल कंपनीज के साथ। अब हम पढ़ेंगे एक लास्ट छोटू सी टॉपिक जो है, ये टॉपिक नहीं है एक्चुअली, एक पॉइंट है, मैं बता देती हूँ आपको। देखो, अब लोकल कंपनीज क्यों इन लोगों के साथ ज्वाइन होती हैं, एमएनसीज के साथ, जैसे अभी मैंने बोला पार्टनरशिप वाला टॉपिक, क्यों पार्टनरशिप करेंगी, उन्हें भी तो कोई प्रोडक्ट कोई फायदा होना चाहिए। तो देखो, लोकल कंपनीज को दो फोल्ड में बेनिफिट होता है। पहला, एमएनसीज क्या करती हैं, उनके लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती हैं, मतलब कि अगर वो आएगी कंपनी, तो जैसे बाहर वाली जो कंपनी आई, वो अगर लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करती है तो उनके लिए नए नए इन्वेस्टमेंट्स करेगी, जैसे नए नए मशीन्स खरीदेगी फास्टर प्रोडक्शन के लिए, और भी कुछ कुछ, और नए नए स्किल लेवल्स को ढूंढ ढूंढ के उन्हें हायर कॉस्ट पे रखेगी ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। दूसरा, हो सकता है कि वो उनके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेकर आए, जैसे मान लो अगर कोई यूएसए से कंपनी आ रही है तो वहाँ की टेक्नोलॉजी इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा हायर है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी लेकर आए जिसकी वजह से प्रोडक्शन और बढ़े। तो इसलिए जो लोकल कंपनीज हैं वो भी एमएनसीज के साथ हाथ मिला लेती हैं और पार्टनरशिप स्टैब्लिश कर लेती हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम यही 2 टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो और आपके लिए थोड़ी भी इम्पैक्टफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।